भारतीय राज्य व्यवस्था के इस पूरे कोर्स में क्या-क्या है उस पर एक फटाफट नजर डालते हैं। देखिए, ये जो सारी बातें हैं ना, ये एक डिटेल्ड वीडियो कोर्स पर बेस्ड है। इससे आपको भारतीय संविधान और हमारा जो शासन का सिस्टम है उसकी बढ़िया समझ मिलेगी। खासकर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे सफर में आप क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या-क्या खास चीजें कवर होंगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई भारतीय संविधान की जड़ें कहाँ हैं, मतलब उसकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जब अंग्रेजों का कंट्रोल शुरू हुआ, 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक सब कुछ देखेंगे। फिर दूसरी चीज कि हमारा संविधान बना कैसे, इसकी खास बातें क्या हैं, और हाँ, हमने कौन-कौन से देशों से क्या-क्या चीजें ली हैं। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, हम संविधान के बिल्कुल कोर को समझेंगे, जैसे कि उद्देशिका यानी प्रीएम्बल, जो संविधान का इंट्रोडक्शन है, मूल अधिकार मतलब हम नागरिकों के बेसिक राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीएसपीपी जो सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं, और मूल कर्तव्य यानी हमारी आपकी जिम्मेदारियां। चौथा, हम ये भी देखेंगे कि संविधान में बदलाव मतलब संशोधन कैसे होता है, भारत का जो फेडरल सिस्टम है यानी केंद्र और राज्यों के बीच पावर कैसे बटी है, उसका नेचर कैसा है, और सेंटर स्टेट के रिश्ते कैसे चलते हैं। पांचवा, बात करेंगे सरकार के 3 जरूरी अंगों की, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, विधायिका जो कानून बनाती है, और न्यायपालिका जो न्याय करती है। ये सब केंद्र और राज्य दोनों लेवल पर कैसे काम करते हैं। और आखिर में छठा, हम देखेंगे कि इमरजेंसी के प्रावधान क्या हैं और आजकल भारत के सामने कुछ बड़े मुद्दे क्या हैं, जैसे आतंकवाद, भाषा या इलाके को लेकर झगड़े और आरक्षण की राजनीति। तो कुल मिलाकर ये कोर्स आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का एक पूरा साफ सुथरा खाका समझने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। आए तो थे व्यापारी बनकर, बिल्कुल मसाला व्यापारी। हाँ, पर धीरे धीरे यहाँ के नवाबों राजाओं से लड़ते भिड़ते, संधियां करते, इलाके जीतते हुए शासक बन बैठे जी। अब जब कंपनी इतनी ताकतवर हो गई, इतनी पावरफुल, तो लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के कहना चाहिए कान खड़े हुए। जरूर हुए होंगे। उन्हें लगा होगा कि भाई ये कंपनी तो हाथ से निकल रही है। हाँ, कि मुनाफा तो ठीक है, पर ये तो राज करने लगे, कहीं ज्यादा बेलगाम ना हो जाए। बिल्कुल, और यहीं से शुरू हुआ कंपनी पर नकेल कसने का कानूनी सिलसिला। अच्छा, पहला बड़ा कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नाम ही देखिए, रेगुलेटिंग। हाँ, नियंत्रण करने वाला। बिल्कुल, मकसद था कंपनी के कामों को रेगुलेट करना। इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे ज्यादा पावर दी गई और उसे बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा, बंगाल का गवर्नर जनरल। और उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी परिषद भी बनाई गई। ठीक है। और पहली बार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। सुप्रीम कोर्ट भी? अच्छा जी। और एक मजे की बात, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने या यहाँ के लोगों से तोहफे या रिश्वत लेने से रोक दिया गया। ओह, मतलब शिकायतें पहुंच रही थी लंदन तक? जाहिर है खूब पहुंच रही होंगी, लेकिन ये रेगुलेशन पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ? सुना है कुछ गड़बड़ हो गई थी। अरे गड़बड़ क्या, समझिए घमासान हो गया। स्रोत बताते हैं कि गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल की सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त ठन गई है, आपस में ही? हाँ, दोनों में ये झगड़ा शुरू हो गया कि किसकी चलेगी, किसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, मतलब कौन बड़ा है। बाप रे, ये तो शुरुआत में ही कंफ्यूजन हो गया। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि 8 साल बाद 1781 में एक और एक्ट लाना पड़ा, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, सिर्फ ये साफ करने के लिए कि गवर्नर जनरल और काउंसिल अपने सरकारी कामकाज के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है। कमाल है, मतलब कानून बनाकर भी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक और कानून बनाना पड़ा। जी हाँ। तो 1773 की इस कोशिश के बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि नहीं, नियंत्रण का कोई और पुख्ता तरीका, कोई और मजबूत तरीका अपनाना पड़ेगा। और यहीं से आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या खास था? इसका मकसद था कंपनी के बढ़ते राजनीतिक दबदबे पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित करना। उन्होंने एक, कह सकते हैं, कमाल का जुगाड़ निकाला। जुगाड़? कैसा जुगाड़? इसे कहते हैं द्वैध शासन यानी डुअल कंट्रोल। हुआ ये कि कंपनी के काम अब 2 तरह के हो गए थे। एक तो उसका पुराना व्यापारिक काम और दूसरा भारत में राज करना, मतलब राजनीतिक काम। हाँ, दोहरी जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो ब्रिटिश सरकार ने लंदन में एक नई बॉडी बनाई,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जी, इसका काम था कंपनी के सारे सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू यानी राजनीतिक, सैनिक और राजस्व मामलों पर नजर रखना और उन्हें कंट्रोल करना। और कंपनी के जो अपने डायरेक्टर थे उनका क्या? वो बने रहे, उन्हें कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। वो कंपनी के व्यापारिक मामले देखते रहे। तो एक लगाम सरकार के हाथ में आ गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरी कंपनी के डायरेक्टरों के हाथ में। अच्छा, मतलब कामों का बंटवारा कर दिया। हाँ, और इसी एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। ओह, ये तो बड़ा सिग्नल था। बहुत बड़ा। ये साफ इशारा था कि भाई असली मालिक हम, ब्रिटिश सरकार हैं, तुम कंपनी सिर्फ हमारे एजेंट हो जो हमारे लिए यहाँ शासन चला रहे हो। क्या बात है, मतलब कंपनी को साफ साफ बता दिया गया कि मैनेजर बन के रहो, मालिक बनने की ज्यादा कोशिश मत करो। बिल्कुल। इसके बाद कहानी में अगला अहम मोड़ आया। कौन सा? 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट हर 20 साल में कंपनी को मिलते थे, उसके अधिकार रिन्यू होते थे। तो 1813 में खेल थोड़ा और बदला। कैसे? हुआ ये कि उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जोरों पर थी। हाँ, फैक्ट्रियों में खूब माल बन रहा था। बिल्कुल। अब इस माल को बेचने के लिए बाजार चाहिए था, और भारत से बड़ा बाजार कहाँ मिलता? सही बात है। लेकिन दिक्कत ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार था, मोनोपोली थी। हाँ, मतलब सिर्फ वही कंपनी व्यापार कर सकती थी। जी। तो ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां और व्यापारी दबाव डाल रहे थे कि भाई हमें भी भारत में व्यापार करने दो, ये मोनोपोली खत्म करो। अच्छा, तो अपनी ही सरकार पर दबाव। हाँ, बिल्कुल। इसी दबाव के चलते 1813 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। पूरी तरह से? नहीं, पूरी तरह नहीं, सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। इन 2 चीजों पर कंपनी का कंट्रोल बना रहा। अच्छा, चाय और चीन। हाँ, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए भारत का बाजार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। और कुछ हुआ इस एक्ट में? हाँ, 2 और बड़ी बातें हुई। एक, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर अपने धर्म का प्रचार करने की खुली छूट मिल गई, जो पहले बहुत सीमित थी। ओह। और दूसरी, पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। हालांकि ये पैसा कैसे खर्च होगा, इस पर सालों तक बहस चलती रही। हाँ, स्रोत में एक बड़ा मजेदार जिक्र है इसी दौर का कि कैसे भारतीयों की सोच बदलने की भी कोशिश हुई। कैसे? कि जैसे अमलेजी पहनावे को बढ़ावा दिया गया, धोती पहनने वाले को मतलब थोड़ा पिछड़ा हुआ बताना शुरू किया गया, और सूट बूट पहनने वाला साहब हो गया, मॉडर्न, पढ़ा लिखा। हाँ, ये हुआ। या जैसे नीम की दातून की जगह प्लास्टिक का टूथब्रश इस्तेमाल करना, वो तरक्की की निशानी बन गया। ये तो गजब की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल। पहले दिमाग जीतो फिर बाजार जीतो। खैर, इसके 20 साल बाद यानी 1833 का चार्टर एक्ट आया। ये ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम था। केंद्रीयकरण कैसे? ऐसे कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, हाँ, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत का? हाँ, पूरे ब्रिटिश भारत का, और सारी नागरिक और सैन्य शक्तियां उसी में केंद्रित कर दी गईं। पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जिसका नियंत्रण तकनीकी रूप से पूरे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर था। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। अच्छा, लॉर्ड बेंटिक। और इसका असर प्रांतों पर क्या पड़ा, जैसे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर? उनकी कानून बनाने की शक्तियां छीन ली गईं, लेजिस्लेटिव पावर्स। अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार भारत के गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के पास आ गया। बाप रे, मतलब सारी पावर सेंटर में। जी, और इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक पहचान थी उसे भी पूरी तरह खत्म कर दिया। अब वो सिर्फ एक प्रशासनिक बॉडी रह गई। उसका काम था ब्रिटिश ताज और उनके उत्तराधिकारियों की तरफ से भारत का शासन चलाना। तो कंपनी अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर बन गई, ट्रेडर नहीं। बिल्कुल। इसी एक्ट में एक और कोशिश हुई थी सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने की, जिसमें भारतीयों को भी शामिल करने की बात थी। अच्छा, ये तो अच्छी बात थी। हाँ, लेकिन कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका जबरदस्त विरोध किया। क्यों? उन्हें लगा कि इससे उनका अधिकार कम हो जाएगा, तो ये प्रावधान लागू नहीं हो पाया। मतलब कोशिश हुई पर कामयाब नहीं। जी। और फिर आया कंपनी के शासन का आखिरी चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। हाँ, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई। पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो विधायी यानी कानून बनाने वाले काम थे और जो कार्यकारी यानी शासन चलाने वाले काम थे, उन्हें अलग अलग कर दिया गया।
अच्छा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया। बिल्कुल। कानून बनाने के लिए काउंसिल में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया। ये एक तरह से गवर्नर जनरल के लिए एक अलग विधान परिषद बन गई, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ये एक मिनी पार्लियामेंट, एक छोटी संसद की तरह काम करती थी और प्रक्रियाएं काफी हद तक ब्रिटिश संसद जैसी ही अपनाई गई। एक शुरुआत हुई पार्लियामेंट्री सिस्टम की, और वो सिविल सेवा वाली बात जो 1833 में अटक गई थी, हाँ, वो इस एक्ट में लागू हो गई। अच्छा, सिविल सेवा की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई और इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस बनाई गई। ये बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और एक और खास बात हुई, वो जो नई विधान परिषद बनी थी 6 सदस्यों वाली, हाँ, उसमें पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व, लोकल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया गया। उन 6 नए सदस्यों में से 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा चुने जाने थे। मतलब लोकल गवर्नमेंट्स का भी थोड़ा रोल आया। हाँ, हालांकि ये प्रतिनिधित्व बहुत सीमित था, पर ये एक शुरुआत थी कि भारतीयों को भी, या कम से कम स्थानीय सरकारों को, कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो कंपनी के शासन में हमने देखा धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन हुआ, फिर थोड़े लेजिस्लेटिव सुधार हुए, भारतीयों के लिए सिविल सेवा खुली, लेकिन फिर आया 1857 का साल। जी, 1857 का महाविद्रोह। भारतीय इतिहास का एक भूचाल। इस सिपाही विद्रोह, या जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, इसने तो सब कुछ हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को एहसास करा दिया कि भारत पर कंपनी का शासन अब और नहीं चल सकता, बहुत हो गया। हाँ, उन्हें लगा होगा कि अब कंट्रोल ढीला पड़ रहा है। बिल्कुल, उन्हें लगा कि अब बागडोर सीधे अपने हाथ में लेनी होगी। नतीजा 1858 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इसे बड़े अच्छे नाम से पेश किया गया, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा बनाने वाला अधिनियम। इसमें क्या हुआ? सबसे बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। अबॉलिश्ड। और भारत का शासन, क्षेत्र और राजस्व सब कुछ सीधे ब्रिटिश महारानी यानी क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। कंपनी राज खत्म। और वो जो 1784 वाला द्वैध शासन था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो सब भी खत्म। लॉर्ड कैनिंग, जो विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे, वो भारत के पहले वाइसरॉय बने। ठीक है, लेकिन असली कंट्रोल कहाँ था? वाइसरॉय का पास नहीं, असली कंट्रोल पहुंच गया लंदन। वहां एक नया पद बनाया गया, भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जी, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। भारत के शासन की पूरी शक्ति और नियंत्रण इसी के पास था। वाइसरॉय तो बस उसका एजेंट था भारत में। अच्छा, मतलब पूरा रिमोट कंट्रोल लंदन में। बिल्कुल। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद के लिए लंदन में 15 सदस्यों की एक सलाहकार परिषद भी बनाई गई। तो सत्ता पूरी तरह से लंदन शिफ्ट हो गई। हाँ, और वो राजा महाराजा जो डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से बहुत नाराज थे और 1857 में कई लड़े भी थे, उनका क्या हुआ? उन्हें कुछ तसल्ली दी गई? हाँ, ये तो जरूरी सवाल है। बिल्कुल जरूरी था। विद्रोह को शांत करने और भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 में एक घोषणा जारी की, जिसे क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन कहते हैं। उसमें क्या था? उसमें भारतीय राजाओं और रियासतों को भरोसा दिलाया गया कि अब उनके राज्य छीने नहीं जाएंगे। विलय की नीति खत्म, गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई और उनके साथ जो संधियां हुई थी उनका सम्मान करने का वादा किया गया। मतलब उन्हें शांत करने की कोशिश। हाँ, स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि 1784 में जहां पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश सरकार को कंपनी के और विस्तार पर रोक लगाने के लिए कह रहा था, वहीं 1858 में महारानी भारतीय शासकों को भरोसा दिला रही थी कि हम आपके इलाके नहीं लेंगे। हाँ, सिचुएशन बदल गई थी। बिल्कुल। हालांकि स्रोत ये भी इशारे करते हैं, और ये एक दिलचस्प नुक्ता है, कि 1857 की लड़ाई लड़ने वाले ज्यादातर लोग शायद राष्ट्र के उस विचार के लिए नहीं लड़ रहे थे जो बाद में विकसित हुआ। मतलब ज्यादातर राजा या जमींदार या सिपाही वो अपने अपने इलाके, अपनी सत्ता, अपने धर्म या अपने तात्कालिक हक के लिए लड़ रहे थे। एक अखिल भारतीय राष्ट्र का विचार उस समय उतना मजबूत नहीं था। ये सोचने वाली बात है। खैर, 1858 के बाद सत्ता सीधे ताज के हाथ में आ गई। अब क्या भारतीयों को शासन में थोड़ी बहुत भागीदारी देने की बात सोची गई, या सब कुछ लंदन से ही चल रहा था?
हाँ, सोची गई, लेकिन बहुत धीरे धीरे और बहुत सावधानी से। अंग्रेजों को डर था कि कहीं फिर से 1857 जैसा कुछ ना हो जाए। अगला कदम था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इसने कानून बनाने की प्रक्रिया यानी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की। कैसे? वायसराय अब कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर मनोनीत कर सकता था। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड, चुने हुए नहीं? नहीं, चुने हुए नहीं, मनोनीत। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों को विधान परिषद में नामांकित किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। अच्छा, तो ये राजा महाराजा और वफादार लोग ही होंगे? ज्यादातर हाँ। और इन सदस्यों के पास कोई असली ताकत थी क्या? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ नाम के सदस्य थे। वो बहस में हिस्सा ले सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, पर ना तो बजट पर वोट दे सकते थे, ना ही कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव ला सकते थे। मतलब उनकी भूमिका बहुत सीमित, बहुत सलाहकार किस्म की थी। तो ये बस एक दिखावा था कि हम भारतीयों को भी शामिल कर रहे हैं? काफी हद तक हाँ। लेकिन इस एक्ट ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्तियां वापस दे दी। ओह, वो जो 1833 में छीन ली थी। हाँ, यानी 1833 में जो अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ था, उसे थोड़ा उलटकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। ये तो अच्छा हुआ। जी, और वायसराय को आपात स्थिति में बिना काउंसिल की सहमति के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी मिल गई। ऑर्डिनेंस पावर, ये तो आज भी है। हाँ, ये शक्ति आज भी हमारे राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास है। इसकी शुरुआत 1861 में हुई थी। मतलब थोड़ी भागीदारी का दिखावा, थोड़ा प्रांतों को पावर वापस और वाइसराय को ज्यादा पावर। बिल्कुल। इसके बाद कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर आए 1892 और 1909 के अधिनियम। इनमें क्या हुआ? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई, लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। मतलब कंट्रोल अभी भी अंग्रेजों का ही था। ठीक है। हाँ, सदस्यों को थोड़ा ज्यादा अधिकार मिला। अब वो बजट पर बहस कर सकते थे, हालांकि वोट अभी भी नहीं कर सकते थे, और कार्यपालिका से सवाल पूछ सकते थे। सवाल पूछ सकते थे? ये अहम है। हाँ, और इस एक्ट में एक और छुपी हुई या कहिए अप्रत्यक्ष चीज थी, सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत। चुनाव 1892 में? हाँ, लेकिन बहुत सीमित। कुछ गैर सरकारी सीटें अब केंद्रीय परिषद में प्रांतीय परिषदों और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर भरी जानी थी, और प्रांतीय परिषदों में जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघों, जमींदारों आदि की सिफारिश पर। मतलब डायरेक्ट वोटिंग नहीं? नहीं, डायरेक्ट नहीं, सिफारिशों पर आधारित। हालांकि एक्ट में चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, पर यह उसी दिशा में एक छोटा पर महत्वपूर्ण कदम था। और 1909 वाला एक्ट, उसे तो मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। सुना ये काफी अहम था, पर शायद कुछ विवादित भी। हाँ, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार वाकई एक बड़ा कदम था, और हाँ, विवादित भी। लॉर्ड मॉर्ले उस समय भारत के राज्य सचिव थे लंदन में, और लॉर्ड मिंटो यहाँ भारत में वायसराय। अच्छा, क्या बड़े बदलाव हुए इसमें? इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार काफी बढ़ा दिया। जैसे केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से सीधे 60 कर दी गई। ओह, काफी ज्यादा। हाँ, और प्रांतीय परिषदों में भी गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो गया। हालांकि केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बना रहा। सदस्यों के अधिकार भी बढ़े। कैसे? अब वो बजट पर प्रस्ताव ला सकते थे, सार्वजनिक हित के मामलों पर बहस कर सकते थे, और पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? हाँ, मतलब फॉलो अप सवाल? हाँ, जैसे अगर सरकार ने कोई गोलमोल जवाब दिया तो आप और सवाल पूछकर उन्हें घेर सकते थे। ये बड़ी पावर थी। हाँ, ये तो है। और इसी एक्ट के तहत पहली बार किसी भारतीय को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बनाया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य बने, उन्हें लॉ मेंबर बनाया गया था। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। बहुत बड़ी। लेकिन इस एक्ट का एक बहुत ही नकारात्मक और दूरगामी असर डालने वाला पहलू था। वो क्या था? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत करना। अलग निर्वाचन मंडल? इसका मतलब था कि मुस्लिम सीटों के लिए सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही वोट डाल सकते थे। मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम ही चुनेंगे। अंग्रेजों ने इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ये अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए है, लेकिन असल में इसने भारतीय समाज को
धर्म के आधार पर कानूनी और राजनीतिक रूप से बांटने का काम किया। ये तो बहुत खतरनाक था। हाँ, और इसने आगे चलकर देश के विभाजन के बीज बो दिए, ऐसा माना जाता है। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाने लगा। बाप रे। मतलब एक तरफ भागीदारी बढ़ाने का कदम दिखाया, दूसरी तरफ समाज को बांटने की नींव डाल दी। बड़ी शातिर चाल थी। बिल्कुल। इसके बाद तो प्रथम विश्व युद्ध आ गया, 1914-18। दुनिया बदल गई। भारत में भी राष्ट्रवाद जोर पकड़ रहा था। हाँ, युद्ध में भारतीय सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था। उम्मीदें बढ़ी होंगी। बिल्कुल। अंग्रेजों पर दबाव था कि युद्ध के बाद और सुधार किए जाएं। इसी पृष्ठभूमि में आया 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। एडविन मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय। इसमें क्या नया था 1909 के बाद? इसमें कई बड़े बदलाव किए गए। पहली बार देश में सीमित आधार पर ही सही प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शंस शुरू हुए। डायरेक्ट इलेक्शंस मतलब लोग सीधे वोट डाल सकते थे? हाँ, कुछ लोग। मताधिकार का आधार संपत्ति, टैक्स या शिक्षा था। बहुत कम लोगों को, शायद कुछ प्रतिशत आबादी को ही वोटिंग का हक मिला। लेकिन शुरुआत हुई। और केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका, बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनी, यानी 2 सदन। जैसे आज लोकसभा और राज्यसभाएं। हाँ, कुछ वैसा ही। उस समय इन्हें केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया। दोनों सदनों में चुने हुए सदस्यों का बहुमत था। ये भी बड़ा बदलाव था। और प्रांतों में क्या हुआ? सुना है वहां कोई अजीब सी व्यवस्था लागू की गई थी, द्वैध शासन जैसी कुछ। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रांतों में एक बहुत ही अजीब और जटिल व्यवस्था लागू की गई, जिसे द्वैध शासन यानी डायरकी कहा गया। ये शब्द ग्रीक से आया है, मतलब दो का शासन। 2 का शासन कैसे? इसमें प्रांतीय विषयों, मतलब जिन मामलों पर प्रांतीय सरकारें काम कर सकती थीं, उन्हें 2 लिस्ट में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित ये क्या थे? महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त, भू राजस्व, पुलिस, न्याय, सिंचाई आदि आरक्षित रखे गए। इन पर गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से शासन करता था और वो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह नहीं था। मतलब इन पर अंग्रेजों का ही कंट्रोल रहा। अच्छा, और हस्तांतरित? कम महत्वपूर्ण समझे जाने वाले विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि, उद्योग आदि हस्तांतरित कर दिए गए भारतीय मंत्रियों को। ये तो सुनने में भी बड़ा कंफ्यूजिंग और मुश्किल लग रहा है। गवर्नर अलग, मंत्री अलग। क्या ये व्यवस्था चली? बिल्कुल नहीं चली। ये पूरी तरह असफल रही। मंत्रियों के पास अपने विभागों के लिए न तो पर्याप्त पैसा होता था, क्योंकि वित्त तो आरक्षित विषय था, न ही अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण, क्योंकि ज्यादातर बड़े अधिकारी गवर्नर के अधीन थे। असली ताकत तो गवर्नर और उसके अंग्रेज अधिकारियों के पास ही थी। मतलब ये भी एक तरह का दिखावा ही था? काफी हद तक। इसके अलावा इसी एक्ट ने वो जो अलग निर्वाचन मंडल था ना, हाँ, मुसलमानों वाला, उसे और बढ़ा दिया। अब सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल बना दिए गए। ओह, मतलब बंटवारा और गहरा किया। जी हाँ। एक अच्छा काम यह हुआ कि इस एक्ट में लंदन में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाने की बात कही गई और एक लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का वादा किया गया, जिसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। तो 1919 का एक्ट भी मिला जुला असर वाला रहा, कुछ कदम आगे कुछ शायद पीछे। हाँ, कह सकते हैं। अब आते हैं उस एक्ट पर जिसे हमारे संविधान का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट या स्रोत माना जाता है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहते हैं इसका बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब ढांचा, हमारे आज के संविधान में शामिल है। बिल्कुल सही। ये अब तक का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत अधिनियम था। आप सोचिए, इसमें 321 धाराएं, सेक्शंस और 10 अनुसूचियां, शेड्यूल्स थीं। बाप रे, 321 धाराएं! ये तो खुद ही एक संविधान जैसा हो गया। हाँ, बिल्कुल। इसने एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा। अखिल भारतीय संघ मतलब एक ऐसा संघ जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, दोनों शामिल हों। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। क्या ये बन पाया? नहीं, ये कभी हकीकत नहीं बन पाया, क्योंकि देसी रियासतें इसमें शामिल ही नहीं हुई। उन्हें डर था कि उनकी स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो संघ तो नहीं बना, लेकिन प्रांतों के लिए इसमें क्या था?
वो जो अजीब सी द्वैध शासन व्यवस्था थी 1919 वाली, उसका क्या हुआ? उसे खत्म कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों को आजादी। हाँ, काफी हद तक। इसका मतलब था कि प्रांतों को अपने परिभाषित दायरे में प्रशासन की स्वायत्त इकाई के रूप में काम करने की अनुमति मिल गई। प्रांतीय सरकारें अब पूरी तरह से चुने हुए भारतीय मंत्रियों द्वारा चलाई जानी थी, जो अपनी प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। ये तो बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। ये 1937 में लागू हुआ और 1939 तक चला, जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। हाँ। केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रस्ताव था, लेकिन वो भी कभी लागू नहीं हो पाया। अच्छा। और शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ केंद्र और प्रांतों के बीच? इस एक्ट ने पहली बार केंद्र और इकाइयों यानी प्रांतों और भविष्य की रियासतों के बीच शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटा, जैसे आज है। 3 लिस्ट कौन कौन सी? संघीय सूची, फेडरल लिस्ट, इस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता था, करीब 59 विषय। प्रांतीय सूची, प्रोविंशियल लिस्ट, इस पर प्रांत कानून बना सकते थे, करीब 54 विषय। और समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, इस पर केंद्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे, करीब 36 विषय। ये तो बिल्कुल आज जैसा है। हाँ, काफी हद तक। और जो विषय इन तीनों लिस्ट में नहीं थे, यानी अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअरी पावर्स, वो वाइसराय को दे दिए गए। आज ये शक्तियां संसद के पास हैं। और क्या खास था इसमें? 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत यूपी में। ठीक है। अलग निर्वाचन मंडल को और विस्तार दिया गया। दलित वर्गों, शेड्यूल्ड कास्ट, महिलाओं और मजदूरों, लेबर के लिए भी। देश की मुद्रा और क्रेडिट को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना का प्रावधान भी इसी एक्ट में था। आरबीआई की स्थापना? जी। और न केवल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, बल्कि प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 या अधिक प्रांतों के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात भी कही गई। 1937 में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की भी स्थापना हुई, जो आज के सुप्रीम कोर्ट का पूर्ववर्ती था। और वोटिंग का अधिकार वो बढ़ा? हाँ, मताधिकार का भी विस्तार किया गया। अब लगभग 10% आबादी को वोट देने का अधिकार मिल गया था। बाप रे, ये तो सचमुच एक मिनी संविधान जैसा लगता है। इसने तो आजाद भारत के लिए लगभग पूरा प्रशासनिक और कानूनी ढांचा ही तैयार कर दिया था। बिल्कुल। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके बहुत सारे प्रावधानों को, खासकर प्रशासनिक डिटेल्स को, सीधे या थोड़े बदलाव के साथ अपना लिया। और फिर कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के बाद ब्रिटेन की हालत आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी कमजोर हो गई थी। भारत में आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था। हाँ, अब आजादी दूर नहीं थी। बिल्कुल। क्लेमेंट इटली की लेबर पार्टी सरकार ने भारत को आजादी देने का फैसला किया। लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। उनकी योजना के आधार पर, जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं, ब्रिटिश संसद ने आनन फानन में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया। वो कानून जिसने हमें आजादी दी। हाँ, इस एक्ट ने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया और भारत को एक स्वतंत्र और सॉवरिन राष्ट्र घोषित कर दिया। और बंटवारा? हाँ, इसने देश का बंटवारा कर 2 स्वतंत्र डोमिनियंस बनाए, भारत और पाकिस्तान, जिन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार था। डोमिनियन मतलब पूरी तरह आजाद नहीं? शुरुआत में डोमिनियन स्टेटस था, जिसका मतलब था कि राष्ट्राध्यक्ष अभी भी ब्रिटिश सम्राट था, जिसका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल करता था। लेकिन ये एक अस्थायी व्यवस्था थी, जब तक दोनों देश अपना संविधान नहीं बना लेते। अच्छा, और वाइसराय का पद? वाइसरॉय का पद खत्म कर दिया गया और दोनों डोमिनियन के लिए एक एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज द्वारा डोमिनियन की कैबिनेट की सलाह पर होनी थी। ठीक है। और संविधान बनाने का अधिकार, जो संविधान सभा बन रही थी? हाँ, दोनों डोमिनियन की संविधान सभाओं को अपने अपने देश के लिए संविधान बनाने और अपनाने की पूरी शक्ति दे दी गई। वो किसी भी कानून को बदल या खत्म कर सकती थी, चाहे वो ब्रिटिश संसद का ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि स्वतंत्रता अधिनियम को भी। मतलब पूरी संप्रभुता दे दी गई संविधान सभा को। बिल्कुल। भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद भी समाप्त कर दिया गया। उसके काम कॉमनवेल्थ अफेयर्स के सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिए गए। और वो जो देसी रियासतें थीं, उनका क्या हुआ? उन पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता खत्म हो गई। उन्हें यह आज़ादी दी गई कि वो चाहें तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहें। स्वतंत्र रहने का विकल्प भी था? हाँ, तकनीकी रूप से था।
हालांकि ये अव्यावहारिक साबित हुआ और सरदार पटेल के प्रयासों से ज्यादातर रियासतें भारत में शामिल हो गई। और जब तक नया संविधान नहीं बना तब तक देश कैसे चला? तब तक दोनों देशों का शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर चलना था। हाँ, दोनों डोमिनियन की विधायिकाएं उसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकती थी। तो ये था वो पूरा सफर, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक, कानूनों का एक लंबा पेचीदा सिलसिला। बिल्कुल। इस पूरी कहानी को देखकर, इस पूरे विकास को देखकर क्या पैटर्न समझ में आता है, क्या सार निकलता है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कुछ चीजें साफ दिखते हैं। पहला, ये एक क्रमिक विकास था। ऐसा नहीं कि अचानक सब बदल गया। हाँ, धीरे धीरे हुआ। बिल्कुल। पहले कंपनी को काबू में करने की कोशिश, फिर सीधे शासन हाथ में लेना, फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे भारतीयों को प्रशासन और कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करना। दूसरा, ये जो भागीदारी दी गई वो अक्सर नाम मात्र की या बहुत सीमित होती थी। असली ताकत, असली कंट्रोल हमेशा अंग्रेजों के हाथ में ही रहा जब तक कि आजादी नहीं मिली। हाँ, वो तो था। तीसरा, सत्ता के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच एक, कह सकते हैं, तानातानी चलती रही। कभी पावर सेंटर में खींची गई जैसे 1833 में, कभी प्रांतों को थोड़ी वापस दी गई जैसे 1861 या 1935 में। ठीक है। चौथा, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है, कि इन सब कानूनों ने, चाहे अंग्रेजों की मंशा जो भी रही हो, उनका मकसद तो अपना राज चलाना और मजबूत करना था, लेकिन उन्होंने अनजाने में ही सही भारत के लिए एक आधुनिक प्रशासनिक और विधायी ढांचा तैयार कर दिया। जैसे अदालतों की व्यवस्था, सिविल सेवा का ढांचा, पुलिस प्रशासन, बजट बनाने की प्रक्रिया, चुनाव का कॉन्सेप्ट, शक्तियों का बंटवारा, केंद्र राज्य, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की झलक, ये सब चीजें इन अधिनियमों के जरिए धीरे धीरे विकसित हुई। मतलब उन्होंने नींव रख दी एक तरह से। हाँ, अनजाने में ही सही। एक रेडीमेड ढांचा मिल गया जिसका इस्तेमाल बाद में हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी थे, जैसा आपने बीच में बताया था। बिल्कुल। सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी नकारात्मक पहलू था 1909 में शुरू हुआ अलग निर्वाचन मंडल का सिद्धांत, जिसे 1919 और 1935 में और बढ़ाया गया। हाँ, वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। जी, इसने धर्म के आधार पर राजनीतिक पहचान और विभाजन को संस्थागत बना दिया। इसने समाज को बांटा और आखिरकार देश के बंटवारे में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। तो अंग्रेजों ने जो ढांचा छोड़ा उसमें कुछ अच्छी उपयोगी चीजें थी जिनका इस्तेमाल हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी सूझबूझ से, और कुछ ऐसी गहरी दरारें भी थीं जिन्हें भरने की कोशिश आजाद भारत में लगातार करनी पड़ी है और शायद आज भी जारी है। मतलब ये कानून सिर्फ कागज के पन्ने नहीं थे, ये सिर्फ नियम नहीं थे। इन्होंने वाकई भारत की किस्मत को, भारत की नियति को गढ़ा, अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से। इन्होंने वो जमीन तैयार की जिस पे आज हमारा संविधान, हमारी पूरी व्यवस्था खड़ी है। सही कहा। तो आज हमने ये समझने की कोशिश की कि भारत का संविधान आसमान से नहीं टपका, ये कहीं से बना बनाया नहीं आया। जी नहीं। इसके पीछे लगभग 2 सदियों का लंबा उतार चढ़ाव भरा इतिहास है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश ताज तक कई कानूनों और अधिनियमों ने अपनी भूमिका निभाई, कभी नियंत्रण के लिए, कभी सुधार के नाम पर, कभी मजबूरी में। हाँ, और ये जानना हमें अपने संविधान की जड़ों को, उसकी बारीकियों को और उसके पीछे की सोच को बेहतर समझने में मदद करता है। बिल्कुल, कि कोई प्रावधान क्यों है, कहाँ से आया है। जी, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पूरी विरासत को देखा, परखा, जो उन्हें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा लगा, उसे अपनाया, उसे बेहतर बनाया, जिसमें उन्हें कमी लगी उसे सुधारा या पूरी तरह बदल दिया, और अपनी ज़रूरतों, अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से एक नया और शानदार दस्तावेज तैयार किया। सही बात है। लेकिन इतिहास की ये समझ जरूरी है ये जानने के लिए कि हम आज जहां हैं वहां कैसे पहुंचे, किन रास्तों से गुजरे हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं अंत में। जरूर। हमने बीच में सुना कि स्रोत बताते हैं कि 1857 में लड़ने वाले शायद राष्ट्र के उस आधुनिक विचार के लिए नहीं लड़ रहे थे जो बाद में उभरा, वो अपने अपने हितों के लिए ज्यादा लड़ रहे थे। हाँ, ये एक दृष्टिकोण है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत का जो राजनीतिक ढांचा है, जो शासन की समझ है, जो कानून की व्यवस्था है, वो भारतीयों के पूरी तरह नियंत्रण लेने से पहले काफी हद तक बाहरी ताकतों और उनके बनाए कानूनों से ही शक्ल ले रही थी? क्या हमारी नींव काफी हद तक बाहरी प्रभावों से बनी?
और अगर हाँ, तो क्या ये नींव हमेशा उतनी ही मजबूत साबित हुई जितनी दिखती थी, या इसमें कुछ अंदरूनी कमजोरियां भी थीं जो बाद में सामने आईं? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की ऐसी ही गहरी और मजेदार पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।